हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। क्लियर है? इसी को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। तो फिलहाल अभी हम आज कोशिश करेंगे कि जो हमारा लेक्चर है, जो आपका चैप्टर है, उसको हम अंतिम कर पाएं, यानी कि कंप्लीट कर लें। अभी फिलहाल जितना आपने पढ़ा है उसमें अगर कोई आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर किसी को डाउट या कोई अब क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वापस चलते हैं सीधा अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, हम बात कर रहे थे आपातकाल के सबक में कि आपातकाल का जो सबक है ये क्या सिखाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी हमने पुरानी चीजें पढ़ी हैं एक बार आप उनको देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है चैप्टर हमारा है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, कोई अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके हम सारी चीजों को गौर करके देखेंगे। तो हमको पढ़ना है आपातकाल के सबक, यानी आपातकाल से हमने क्या सीखा है। कुल मिलाकर बात यह है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ हमको मिला था, एक बार हम इसको देख लेते हैं। यह है राजन की पुलिस हिरासत में मौत का केस आया था। तो कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट जो है आपका पोर्ट, आपका तटीय एरिया है जो आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका केरल के। तो अंतिम वर्ष का छात्र पी राजन को 1 मार्च 1976 के दिन एक अन्य छात्र जोसेफ चाली के छात्रावास से उठा लिया गया। राजन के पिता टीवी इदाचारी वारिंग अपने बेटे की तलाश में भागादौड़ में की। वे विधायकों से मिले, संबंधित अधिकारी को अर्जी दी और तत्कालीन गृह मंत्री करुणा करण को से भी आपकी मदद की गुहार लगाई। चूंकि आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए नागरिक अधिकार से जुड़े सारे मसलों को अदालत में नहीं उठाया जा सकता था। आपातकाल की समाप्ति के बाद वारिया ने अरुकोणम में स्थित केरल उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। गवाहों के बयान से स्पष्ट किया कि छात्रावास से उठाया गया राजन अगले दिन कालीकट के टुरबेलिया बंगले में ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे यातनाएं दी। और अगली सुनवाई में केरल सरकार ने उच्च न्यायालय ने बयान दिया कि गैर कानूनी पुलिस हिरासत में के दौरान पुलिस द्वारा लगातार यातना देने के कारण राजन की मौत हो गई। अब क्या हो गया कि राजन जो था उसकी मृत्यु हो गई। किस कारण से? जो पुलिस ने उसको यातनाएं दी हैं। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि करुणाकरण ने अदालत में झूठ बोला था कि के करुणाकरण उस समय केरल के मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्हें अदालत के फैसले के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और क्या करना पड़ा? उन्हें अपने पद से भी जो इस्तीफा है वो आपका देना पड़ा। बात करते हैं आपातकाल में सबक हमने क्या सीखा आपातकाल से। तो आपातकाल एक बड़ा बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों को उजागर करता है। ये बताता है कि बारीकी से अगर आप लोग देखोगे तो पता लगेगा कि लोकतंत्र में क्या कमजोरी थी, क्या उसकी मजबूती है, उनको हमको बयां करता है। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतंत्र नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज से फिर लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट गया। इस तरह आपातकाल का सबक तो यही है कि भारत के लोकतंत्र को, क्या कह रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन था। कैसे हो कि जो भारत का लोकतंत्र है उसको आप विदा कर लो, और उसको विदा करवाना कैसा था? बहुत कठिन था। दूसरे, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों में कुछ अर्थगत उलझलाव के प्रकाट हुए, जिससे के बाद में सुधार कर लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता था। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाहकार मंत्रिमंडल राष्ट्रपति में लिखित में दे। कैसा दे? राष्ट्रपति आपके मंत्रिमंडल को आपका लिखित में दे। ठीक।
तीसरे आपातकाल के हर कोई नागरिक अधिकार के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिकों की कारगर तरीके से रक्षा करनी पाई थी। इसे महसूस करके अब नागरिक अधिकारों की तरफ रक्षा में तरफ हो गई। आपातकाल के बाद नागरिकों के अधिकार में कई संगठन बावजूद आए। बहरहाल आपातकाल के संकटापूर्ण वर्षों में इसके कई सवाल खड़े हुए जिनके पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूह में निरंतर राजनीतिक विरोध में तनाव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में दोनों के बीच एक सादा हुआ संतुलन क्या हो सकता था? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए थी? उन्हें इसका कोई अधिकार न था। ऐसा विरोध की सीमा मानी जाती थी और कह रहे थे यही कारण है जो आपका विरोध की जो सीमा थी मानी गई। दूसरे आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। यार पहला तो कौन कर रहा था? सीधा आपके इंदिरा गांधी ने पूरे सिस्टम को अपने अंडर लिया हुआ था। लेकिन जब दूसरा आपातकाल लगा तो ऐसे में जो आपकी मॉनिटरिंग थी पुलिस और प्रशासन के जरिए हो रही थी। संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रही थी। इन्हें शासक दल ने अपनी राजनीति का औजार बनाकर इस्तेमाल किया। साहा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। यानी कि शासन प्रशासन जब आपका राजनीतिक बागडोर के रूप में काम करने लगे, उसके अंदर अगर उसके हाथ से चलने लगे तो आप मान लीजिए शासन व्यवस्था कैसी हो गई है, आपका उस क्षेत्र में चरमरा गई है, बिल्कुल ठप हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में चीजें कैसी हो जाती हैं? बड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक, यह आपको थोड़ा सा गौर करके ध्यान देना है कि कैसे बिल्कुल अलग स्थिति खड़ी हो गई है और क्या चीज है। ठीक, चलिए, तो इतना हम लोग देख चुके हैं, इतनी हम लोग इस पे बात भी करे हैं। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ जाते हैं और गौर करके हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ जाएं। देखिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। आपातकाल के बाद की राजनीति। अब जब आपातकाल खत्म हुआ तो उसके बाद में राजनीति क्या थी, किस स्तर पर काम कर रही थी, कैसा उसका चलन था, इस विषय में भी थोड़ा सा आपका विचार करना बड़ा जरूरी है, ताकि हम हर एक चीज़ों को, हर एक पहलुओं को बहुत अच्छे से गौर करके हम उन पर विचार कर सकें कि आपातकाल के बाद भारत में राजनीतिक स्तर क्या रहा, किन किन चीज़ों का बदलाव हमको राजनीतिक स्तर पर आपका दिखाई दिया, क्या उनके प्रभाव पड़े, हमें इन सब पर एक एक करके जो है बात करना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए, ताकि हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर करके देख सकें, उनको पढ़ सकें, उनको सीख सकें, उनको समझ सकें। क्लियर है? चलिए, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ तो लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई। वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया था। क्या कर लिया था? जो सबसे बड़ा लेसन था इस पूरे आपातकाल के दौरान, वो भारतीय राजनीति ने सीख लिया था। 1977 के चुनाव की तरह आपातकाल की अनुभव के बारे में जनमत संग्रह थे उत्तर भारत में, खास तौर पर क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया। ठीक, विपक्ष में लोकतंत्र बचाओ के नारे आपका चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था, यानी कि विरुद्ध था मतलब कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाती, यानी कि हार जाते। सबका एकदम साफ था। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता के लोकतंत्र विरोधी माना गया, उसे मतदाताओं के रूप में भारी दंड दिया गया। इसका अर्थ में
1975-77 के अनुभव में एक परिमाणित भारतीय लोकतंत्र को बुनियाद को आपका पुख्ता बनाने में हुई। लोकसभा के चुनाव 1977 में 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला कराया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 में मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनाव तैयारी करने का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति इतनी तेज थी कि आपातकाल लागू होने के पहले की बड़ी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव में ऐलान पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता का पार्टी का नाम बदलकर एक दल बना लिया। जनता पार्टी का नाम बदलकर एक नया दल बना लिया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यही पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई। कैसी हो गई? जनता पार्टी में। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह के रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रसार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई गलतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेस वोट को एक ही जगह पड़ना आपका पड़ेगा। अब देखिए, दो गुट थे, एक था जो कांग्रेस पर वोट पड़ेगा और एक था जो गैर कांग्रेस था। अब उनका बिल्कुल रुख साफ था क्योंकि जनता पार्टी उनका ऑप्शन थी कि नॉन कांग्रेस में अगर हमको वोट देना है तो जनता पार्टी हमारे सामने ऑप्शनल के रूप में खड़ी है। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कैसा हो गया है? बड़ी मुश्किल जो है आन पड़ी है। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा में चुनाव हार गई। अब क्या हुआ कि चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 155 सीटें मिली, जिनमें 35% कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी साथी दलों के साथ 542 में से 330 सीटें मिली। खुद अकेली जनता पार्टी को 295 सीटें जीत पाई। स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। यानी कि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा यही वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ था बच्चों? आपातकाल को झेला था। राजस्थान और मध्य प्रदेश में महज एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अब क्या हो गए? रायबरेली से कौन हार गई? इंदिरा गांधी। अमेठी से कौन हार गए? आपके संजय गांधी चुनाव हार गए। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कांग्रेस देश के हर जगह चुनाव हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। दक्षिण भारत के राज्यों में एक तरह से उनकी चुनावी विजय का चकाबोरा चौक था। इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य में एक समान नहीं पड़ा। हर जगह कैसा था? अलग अलग। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापन करने अथवा नजरबंद करने के काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ। ठीक, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद की प्रकृति दूरगामी बदलाव आया और मध्य भारत का मध्यवर्गीय कांग्रेस को दूर ले जाना था। और कह रहा है कि यही कारण था कि कांग्रेस क्या चली गई? आपका दूर चली गई। और मध्यम वर्गीय के तबके में जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर आपस में जुड़ गए। अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं करते बल्कि इसके आगे के कुछ बातों के संकेत भी देते हैं। तो इस तरह से इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। अब हम जनता पार्टी की सरकार को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ कार्टूनी बात की चीजें हैं जिनके विषय में हमको एक बार देख लेना चाहिए। ठीक, तो क्या हो गया? कांग्रेस को 154 सीटें प्राप्त हुई, दोनों चुनाव हार गए। अब देखिए, एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी।
1977 में गैर कांग्रेसी सरकार में शपथ समारोह का चित्र है। चित्र में जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी आप भी कैसे हैं मौजूद है। ये बैठे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये हैं आपके मोरारजी देसाई, ये हैं जयप्रकाश नारायण और ये हैं जेबी कृपलानी। तो ये सब आपस में देखिए बैठे हुए हैं, देख लीजिए। तो ये आपातकाल के दौरान जब उनकी सरकार बनती है और सरकार का गठन करने के लिए जाते हैं, तब उस समय का एक चित्र है जो आपको दिखाई दे। जहां ये आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, ये जनता पार्टी की सरकार रही। जहां आपको येलो रंग से दिखाई देगा, यहाँ कांग्रेस, रेड में वाम दल और अन्य दल। देखिए सबसे ज्यादा अगर आप साउथ की दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको सीट मिलेगा। राजस्थान में एक सीट मिली है, मध्य प्रदेश में एक सीट का एक खाली ये वाली जगह दिखाई गई है। केवल कौन सी वाली, ये वाली जो जगह है, ये सब एक सीट वाली हैं। ये थोड़ा साउथ का हिसाब रहा यहाँ वाम दल। बाकी आप देखेंगे ये हिस्सा वो है जहां पर आपातकाल ने सबसे ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कराया, लोगों को उजाड़ा था। तो इसलिए इस जगह पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जनता पार्टी की सरकार ने ही क्या कर रखा, अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रही। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। देख लिया, चलिए। तो यहां तक कुछ पूछना हो? चलिए, यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब इन्हीं दौरान एक आपके नेता हैं बड़े प्रसिद्ध, थोड़ा उनके विषय में पढ़ लीजिए। और किसान नेता के रूप में अपनी छवि रखते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी से। नाम है चौधरी चरण सिंह। 1902 में इनका जन्म हुआ और 1987 तक ये जीवित रहे। जुलाई 1989 से लेकर जुलाई 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। कैसे रहे, एक साल प्रधानमंत्री रहे। स्वतंत्रता आपके सेनानी हैं, उत्तर प्रदेश के एक्टिव आपके पॉलिटिशियन रहे। कृषि और ग्रामीण विकास के समर्थक हैं। कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे। जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रहे। और फिर आपका 87-89 में क्या बने, राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक बने, जो वर्तमान में अजीत चौधरी जो हैं, ये उनके आपके पिताजी हैं। और वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक खास पार्टी के रूप में आपका क्या है, आपका राष्ट्रीय लोक दल का एक अपना नेतृत्व है। ठीक, तो ये आपका एक महीन के बारे में परिचय था। अब उस समय थोड़ा सा अब आपका चित्र दिखाया गया है आपका इंदिरा गांधी का, कि चुनाव के बाद की क्या स्थिति है, कैसे आपके विपक्षी नेता हैं, चुनाव लड़े हैं और कैसे इंदिरा गांधी अपना सपोर्ट प्रचार कर रही हैं, उसी का दिखाया है। और दूसरा यहाँ दिखाया है कि जनता पार्टी में गुटबाजी में बहुत से कार्टून बने हैं। उनमें से कुछ बागानी कार्टून जो है आप इनमें देख सकते हैं कि कुल मिलाकर सबका एक ही मोटिव था कि इंदिरा गांधी को चुनाव से कैसे हटाया जाए, ताकि नॉन कांग्रेस वोटों को एक माध्यम में घेरा जाए। वो मौका मिला, सब विपक्षी दल एक हो गए और क्या हुआ, जनता पार्टी के रूप में सरकार बनाने के लिए आपके तैयार थे। और आखिरकार जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार जीत गई और उसी समय सारी चीजें हो गई। अब हम जो पढ़ेंगे विशेष रूप पर, हम जनता पार्टी की सरकार के विषय में पढ़ेंगे।
जगजीवन राम के विषय में पढ़ लीजिए। स्वतंत्र संदेश बिहार के कांग्रेस के नेता रहे, भारत के प्रधानमंत्री, संविधान सभा के सदस्य थे, मृत्यु उपरांत संसद के स्वतंत्र पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री भी ये रहे हैं। बड़ा अच्छा है। और मीरा कुमार जो आपके लोकसभा की स्पीकर रही थी 2014 में, ये उनके फादर हैं। ये आपको थोड़ा सा राजनीतिक पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं जनता सरकार की। किसकी बात कर रहे हैं? जनता सरकार की। देखिए, 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लेकर होड़ मच गई। अब देखिए, चुनाव हुआ तो होड़ तो मचेगी, क्योंकि सबसे बड़े पद पर बैठने की चाह तो हर नेता के मन में होती है। इसी होड़ में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम भी शामिल थे। यानी कि 4 नेता सबसे ऊपर खड़े हो गए। मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम कांग्रेस सरकार में मंत्री पद पर रहने वाले विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। क्या हो गया? मोरारजी देसाई को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक। अब देखिए, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हुई। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी के कुछ दिन तक ही एकजुट रह पाया। इस पार्टी की आलोचकों का कहना है कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। कह रहे थे ना तो कि इनके पास दिशा थी, ना कोई नेतृत्व था, ना कोई इनके पास साझा कार्यक्रम था। इन चीज का अभाव यहां देखा गया। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार 18 महीने बाद ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन कर दिया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसकी वजह से चौधरी चरण सिंह सरकार 4 महीने तक सत्ता में रह पाई। कितने महीने बने? केवल 4 महीने सत्ता में रहे। 1980 के बाद लोकसभा में नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हार गई और जनता पार्टी उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली। जहां जीत मिली तब क्या मिली? हार। जबकि 1977 के बाद उत्तर भारत में जिस पार्टी ने जबरदस्त सफलता पाई, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 में फिर एक बार चुनाव हुए और 1971 के चुनाव की कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आ गई। देखिए, जनता का कब रुख पलट जाए किसी को नहीं पता। जो कांग्रेस के विरोधी थे वही कांग्रेस के समर्थक बन गए और उसको दोबारा बैठा दिया पार्टी में, क्योंकि 1971 में सारे लोग एक साथ एकजुट हो गए थे और नारा दिया था आपका इंदिरा हटाओ का। और वापस फिर क्या हो गया था, जब आपातकाल लगा तो जो पूरा उत्तर भारत है जो इससे खास नाराज था खासा कांग्रेस से, और वापस पलट गया। क्योंकि जनता पार्टी से जिस प्रकार की सरकार ने उम्मीद की थी, इतनी अपने खास तौर पर नहीं उतर पाई। क्योंकि 2 प्रधानमंत्री बदलने के बाद, पूरा कार्यकाल ना करने के बाद, कुछ खास तरह की चीजें ना करने के बाद लोगों में अपना विश्वास बरकरार नहीं रख पाई। और लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से, या फिर ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी फिर पनपी। और क्या हो गया कि जब अगली बार चुनाव हुए तो 1980 के चुनाव में फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। अब देखिए, 1977 और 89 के आपका जो चुनाव थे, लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक आपका सिखाकर सरकार को अस्थिर हो गया और उसके भीतर आपके कलह हो गई। तो मतदाताओं को ऐसी सरकार को आपका कड़ा दंड दिया। यानी कि जो 2 साल आप लोगों ने बात की थी कि हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे, आपने उनका जो तुम्हारी भीतरी कलह थी, तुमने आपका लोगों के साथ तुमने जो छल किया था, सरकार ने उसको उखाड़ फेंका लोगों ने। और क्या हो गया कि वापस कांग्रेस लाई। बात करते हैं विरासत की। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? नहीं, ऐसा नहीं था। क्या था? 1977 और 1980 के बीच चुनावों में दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। लोग पार्टी छोड़ के इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ चेंजिंग हो रहा है। तो ये जो नाटकीय आपका बदलाव हो रहा था, 1969 के बाद कांग्रेस को सबकी सहमति
करके चलाने का स्वभाव बदलना शुरू हो गया। अब 1969 से पहले कांग्रेस विधिवत विचारधारात्मक गतिमंद आपके नेताओं के कार्यक्रम में एक समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधाराओं से जोड़ा। कैसे कर लिया कि कुछ विशेष ऐसी विचारधारा से अपने आप को जोड़ लिया। कौन कौन सी थी? जैसे उसने देश को एकमात्र साम्राज्यवादी और गरीब की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने क्या कहा कि हम समाजवादी पार्टी हैं, हम समाज को सपोर्ट करते हैं, हम गरीबों के कैसे हैं? हिमायती, यानी कि जिसकी बात जनता का बाप का पार्टी कर रही थी, अब वो बात कौन करने लगी? कांग्रेस। तो इस तरह से 1970 के दशक के शुरुआती सालों से ही कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि गहरे सामाजिक और विचारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ खींच पाती। कैसे करती? कि वो लोगों को क्या कर पाए कि अपनी तरफ खींच पाए, कुछ ऐसा कर ले जाती। ठीक, इसके साथ ही यह पार्टी यानी कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर आपका निर्भर हो गई। कांग्रेस की प्रकृति में बदलाव के मद्देनजर में अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद ने राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं ने अब बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखेरना चाहते हैं। इस चीज ने 1970 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से 1970 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए का मुद्दा भारतीय राजनीति में हावी हो गया। अब देखिए, एक नया मुद्दा आ गया कि जो आपके पिछड़े लोग हैं, जो आपका शेड्यूल ट्राइबल है, जो आपका शेड्यूल कास्ट, इनका क्या होगा। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणाम पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था। खासकर उत्तर भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। इसमें उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इन सरकारों के बनने के में पिछड़ी जाति के नेता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य कई पिछड़ी जाति के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद ही केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी। अब कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जनता सरकार जाते जाते मंडल आयोग की स्थापना कर गई थी। मंडल आयोग का मतलब था भारत में जो जाति पिछड़ी हैं, यानी कि जो ना तो अनुसूचित जाति में ऐड हुई, ना अनुसूचित जनजाति में ऐड हुई, ना जनरल में ऐड हो सकी, उनको आपका मंडल आयोग की अध्यक्षता से, नाम था पीबी मंडल, उनकी पूरी अध्यक्षता के अनुसार में क्या कर दिया, भारत में कुछ जातियों को चुना गया जिनको पिछड़े वर्ग में रख दिया। और ऐसी ही मांग राज्य में भी हो रही थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही थी, क्लियर है। बिहार में जनता दल कर रही थी, जो आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी। यूपी में समाजवादी मुलायम सिंह की पार्टी थी। तो इन लोगों ने पिछड़ों के दम पर राजनीति कर इन्होंने अपने क्षेत्रीय पार्टी के रूप में विकसित किया। ऐसा कहां हुआ? आपका हरियाणा में भी यही कार्यक्रम हुआ। वहां अब आपका देवीलाल के जो थे वो लोग आपका क्या कर रहे, पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे। इस तरह से क्या हुआ कि क्षेत्रीय रूप में क्या हो रही थी, ये पार्टी उभर रही थी। अब कांग्रेस इस चीज के अनदेखी नहीं कर सकती थी कि हम पिछड़ों को छोड़ दें, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने क्या कर दिया, पीबी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की नियुक्ति कर दी। और इस आयोग ने पिछड़ी जाति के राजनीति की भूमिका के बारे में सबसे ज्यादा विस्तार से आप पढ़ेंगे, अंतिम अध्याय में मिलेगा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। आपातकाल के इस आपस में अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देखते हैं। कह रहे जो हमने दौर पढ़ा है, कैसे मिलता है हमको? ये दौर मिलता है हमको संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में, हमको ये दौर मिला है। ठीक, तो एक बार जितना हमने पढ़ा है अभी तक, इस राजनीति पर पूरा गौर किया है, एक बार इसको गौर करके आप लोग देख लीजिए और बात कर लीजिए। यानी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में देखिए झाड़ू लिए हुए हाथ में पूरा मैदान सफा कर दिया, सब जितने विपक्षी नेताओं को था एक डस्टबिन में भर दिया। ये देखिए, जो कार्टूनिस्ट होते हैं ना, अपनी बातों को फोटो के माध्यम से, अपने कार्टून के माध्यम से व्यंग कसते हुए क्या करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अकेली इंदिरा गांधी ने सारे नेताओं को एक डिब्बे में भर दिया। अब जो सरकार पूर्ण बहुमत से आई हो और 2 साल के बाद ही उसे क्या कर दिया हो, समेट दिया हो, किसने? इंदिरा गांधी ने। तो ऐसा राजनीतिक आपको उलटफेर जो है आपको भारतीय राजनीति में देखने के लिए मिलेगा, जो बड़ा असहाय रूप से हम लोगों को
देखने के लिए मिल जाता है। तो राजनीति में ये चीजें बड़ा होना बड़ा लाजमी है, ऐसी चीजें, तो इन पर हमें गौर कर देखना चाहिए इन सारी चीजों को, कि राजनीति बहुत अलग चीज है। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल में ही मूल था। यानी कि आपातकाल में क्या हुआ था कि आपका विधायिका और न्यायपालिका दोनों आमने सामने थी। दूसरी तरफ राजनीतिक संकट का दौर भी था। सत्ताधारी पार्टी के पास बहुमत था, फिर भी इनके नेतृत्व में लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के आपके निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में ही करेगी। इस उम्मीद में सरकार ने आपातकाल के जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्ति देनी गई। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा था। इस दौरान में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में लोकतंत्र की भूमिका और उसकी सीमा पर खड़ा हुआ। स्पष्ट बात यह है कि इस दौरान संसद आधारित लोकतंत्र में स्वतःपूर्ति में जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। इस तनाव का यही कारण भी था कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आशंकाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के 2 अध्यायों में हम इस तनाव के बारे में अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी आपके चीजों के बारे में हम लोग इसमें गौर करके पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या थी, कैसे हुई। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया है। एक बार मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, किसी का कोई भी अगर इसमें डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है चैप्टर से संबंधित, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर हमारा पूरा समाप्त हो गया है, तो अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस पूरे चैप्टर में, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, उस समय 1971 में एक बाप का नारा लगा था जो विपक्षी दल ने दिया था, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था? 71 के चुनाव में जब आपका लड़ रहे थे तो उस टाइम दिया था आपका गरीबी हटाओ। और जब 1980 का चुनाव होता है तो क्या नारा दिया गया? इंदिरा बुलाओ, देश बचाओ। क्यों? क्योंकि जनता सरकार जिसकी में लोकतंत्र को स्थापित करने की बात कर रही थी, वो पूरा 5 साल भी पूरा ना कर पाई। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमको देखा है। जगजीवन राम को देखा, और यही दौरान था कि जब क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह भी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ देखिए, सबको प्रधानमंत्री की दौड़ में है और इंदिरा गांधी अकेली है। तो हमने पूरा ये दौर, हमने उस समय का पूरा आपका कैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, आर्थिक संकट की चीजें रहीं, कैसे चुनाव हुए, क्या संकट उभरा। लेकिन इन सब के बीच जितनी भी ये चीजें हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी एक सकारात्मक चीज थी। वो सकारात्मक चीज थी कि दिन पे दिन क्या हो रहा था, भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हो रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? यही थी कि भारतीय लोकतंत्र ने अपने आप को परिपक्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे उसने बहुत सारी आपकी संकट का सामना किया हो, चाहे विधायिका और आपका न्यायपालिका साथ आई हों, चाहे विपक्षी दल एक हो गए हों, लेकिन इस बीच भारतीय लोकतंत्र को मजबूती से बढ़ने का एक मौका मिला। और इन राजनीतिक उठक पटक से बहुत सारे सबक हमारे इतिहास में, हमारे संविधान में दर्ज हुए, जिनके अनुसार हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो चुका है। तो एक बार सभी बच्चे चैप्टर को पूरा घर से पढ़ के आ जाइए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कल हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस को करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो आपका रीडिंग और स्टोरी जो आपका पोर्शन था, बहरहाल पूरा कंप्लीट है।
कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।